16वें वित्त आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जी को जो है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और बताएंगे कि 16वें वित्त आयोग के सचिव की नियुक्ति के रूप में किसके की गई है? कौन है सचिव 16वें वित्त आयोग? सर कोई रंजन करके हैं। हाँ, ऋत्विक रंजनम पांडे। ऋत्विक ये रंजनम पांडे जी। ऋत्विक रंजनम पांडे ये 16वें वित्त आयोग के जो है कि सचिव नियुक्त किए गए हैं। इसमें सिर्फ अध्यक्ष और सचिव का ही नाम नहीं जानना है, जो अन्य सदस्य हैं उनका भी नाम जानना रहता है, क्योंकि ये बीपीएससी पूछ लेता है कई बार आपसे। ठीक है, तो इसके अन्य सदस्य में जो है कि अजय नारायण झा, अजय नारायण झा नहीं, अजय नारायण इना इनका नाम है। ठीक है, सौम्या क्रांति घोष, अजय नारायण झा, सौम्या क्रांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा, ये 4 लोग अन्य सदस्य के रूप में हैं। अरविंद पनगड़िया इनके अध्यक्ष हैं और सचिव जो है कि ऋत्विक रंजनम पांडे हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। और ये जो है कि 16वें वित्त आयोग के रूप में ये सिफारिश करेंगे। तो सिफारिश सर जो करें, अन्य सदस्य कौन कौन बोले? अजय नारायण इना, हाँ, अजय सौम्य नारायण इना, क्रांति। सौम्या क्रांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा। ठीक है, ये इनके जो है कि सदस्य हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, ये क्या क्या सिफारिश करेगा, कौन कौन सा फॉर्मूला बताएगा, तो इस चीज को जानिए कि क्या करता है। इसका काम होता है कि संघ और राज्यों के बीच करों का जो है कि नेट जो आय होता है उसके वितरण का काम करना, संघ, स्टेट और सेंटर के बीच में, जो कि भाग 12 के संविधान के भाग 12 के अधीन जो भी है उसको जो है कि विभाजित किया जाता है। उसके बाद ये एक फॉर्मूला भी सुझाते हैं किस बात के लिए, कि संचित निधि में से राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान कितना मिलेगा, उसके लिए फॉर्मूला सुझाते हैं। तो यही इसका मुख्य काम है। और अनुच्छेद 275 के अधीन राज्यों को सहायता अनुदान देने की बात की गई है इसके अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद राज्य के वित्त आयोग के जो और भी लोग हैं वो क्या करते हैं, तो आपको पता होगा कि राज्य वित्त आयोग जो है कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं में संसाधन की पूर्ति के लिए संचित निधि में वृद्धि करने का भी आवश्यक उपाय सुझा सकते हैं। और केंद्र को जो है कि क्या कहते हैं, कई बार डायरेक्शन भी देता है कि राज्य को बताइए कि कैसे कैसे पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया जाए और उसको जो है कि कितना कितना वित्त दिया जाए। इस बार जो ये एक एक्स्ट्रा काम करने के लिए जा रहे हैं, वो आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का मूल्यांकन भी करेंगे, कि यह आयोग ये भी डिसाइड करेगा इस बार कि आपदा प्रबंधन के पहल में सार्वजनिक संबंधित जो क्या कहते हैं वित्त पोषण होता है उसका समीक्षा करना, उसकी संरचनाओं का समीक्षा करना, ये काम भी इनको दिया गया है। तो ये 2026 में अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला जो 5 साल होगा 26 से 31 तक, उसके लिए जो है कि फॉर्मूला बनाएगा। अभी हमारे यहाँ जो है कि 15वां वित्त आयोग ही लागू है और उनके अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। तो राष्ट्रपति महोदय वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत कर देते हैं। तो वित्त आयोग का गठन हो चुका है और उसके अध्यक्ष वगैरह जो बॉडी का मेंबर है उनका नाम और उनको क्या क्या काम सुझाया गया है उनको आपको याद कर लेना है। तो आई थिंक कि नाम एक बार फिर से बता देते हैं आपको कि अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है, सचिव जो है कि ऋत्विक रंजनम पांडे हैं और सदस्य हैं अजय नारायण झा, सौम्या क्रांति घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यू और मनोज पांडा। ये 4 इनके सदस्य हैं। और फिर हम लोगों को इकोनॉमिक्स में एक और भी चीज आ जाता है कई बार, जो है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जब से इंट्रोड्यूस हो गया है, ये स्वच्छता सर्वेक्षण कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण का जो है कि 8वां संस्करण जारी हो गया है। आपको बताइए कि स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड जो है ये कौन सा मंत्रालय जारी करता है? शहर जो है कि बंगाल का है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी, आसनसोल पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, हावड़ा भी पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है। कोलकाता, आसनसोल, हावड़ा ये तीनों सबसे कम स्वच्छ शहरों की कैटेगरी में आ गया है। उसके बाद सबसे कम स्वच्छ राज्य भी घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान। पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे सबसे कम स्वच्छ राज्य है। तो सबसे गंदा अरुणाचल प्रदेश, सर दूसरा क्या बोले? मिजोरम, राजस्थान। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान। तो आई थिंक कि आप लोगों को बहुत चीज याद हुआ होगा। सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य, सबसे स्वच्छ राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था। सबसे जो है कि कम स्वच्छ शहर की कैटेगरी में कलकत्ता 1 नंबर पे, आसनसोल दूसरे नंबर पे और हावड़ा तीसरे नंबर पे घोषित किया गया है। और सबसे कम स्वच्छ राज्य में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान को अंक दिया गया है। ठीक है,
इसके बाद इसमें बहुत सारा कैटेगरी रहता है, सबको नहीं पढ़ना है, कुछ को पढ़ना रहता है आपको। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का जो सासवड़ है वो सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। महाराष्ट्र का सासवड़ एक शहर है, 1 लाख से कम आबादी वाला ये शहर है, इसको जो है कि सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। पाटन और लोनेवाला दूसरा और तीसरे स्थान पे है। पाटन और लोनेवाला, पाटन गुजरात में है और लोनेवाला शायद आपका यहाँ पे राजस्थान में है। ये वाला महाराष्ट्र, हाँ, एक महाराष्ट्र और एक राजस्थान में भी है सर। कौन सा? पाटन, पाटन गुजरात में ही है, हम भी को बहुत कंफर्म नहीं है। लोनेवाला शायद लोनेवाला सर महाराष्ट्र नहीं, लोनावला है, लोनावला होगा महाराष्ट्र। ये लोनेवाला जो है ये तो यहाँ पे होना चाहिए तुम्हारा राजस्थान में। अरे लोनेवाला का युद्ध हुआ था ना, वो जो कौन सा ब्रिगेडियर था? पाटन गुजरात में है। पाटन तो गुजरात में, ये कंफर्म है। पाटन तो गुजरात में है। हाँ, बैरक खा की मृत्यु हाँ सर पाटन गुजरात में हुई थी। तो ये बस याद कर लेना है कहाँ पे एग्जैक्ट हमको ही नहीं पता है। मध्य प्रदेश का जो मऊ छावनी है, छावनी बोर्ड का भी आता है इसमें, आपको पता है? मध्य प्रदेश का जो मऊ छावनी बोर्ड है ये सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड इसको घोषित किया गया है। इस बार के सर्वेक्षण में कुल 4477 यानी कि 4477 स्थानीय शहरी निकाय, 61 छावनी और 88 गंगा किनारे वाले शहर ने भाग लिया था। इसमें जो है कि इसका एक नया गान लॉन्च भी किया गया है इस बार, स्वच्छ भारत मिशन का 2024 वाला जो है। इसका जो गाना है उसका नाम है वो गाड़ी वाला या कचरा हटाओ, उसको हटा करके अब एक लाया है इन्होंने, नया संकल्प है नया प्रकल्प है। तो इस तरीके से ये स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड घोषित किया गया है। इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने घोषित किया था। भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 जो है कि प्रदान किया गया था। और इसमें इसका विषय जो बनाया गया था, कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करें, मतलब कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इस बार विशेष ध्यान ये रखना है क्योंकि इसके कंपोनेंट को 68वीं बीपीएससी में क्या किया गया था कि बहुत घुस के अंदर से सवाल पूछ लिया था उन्होंने, ठीक है, कि इसमें कौन सा शहर है नहीं है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इंदौर और सूरत को दोनों को पहला नंबर पे दिया गया है, दूसरे नंबर पे कोई शहर नहीं रखा इन्होंने, तीसरे नंबर पे सीधे नवी मुंबई महाराष्ट्र को रख दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो प्रदर्शन करने वाले राज्य में क्या बताया था मैंने, बताओ, याद रहा कुछ? क्या सर, क्या प्रदर्शन? सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ राज्य कौन कौन से हैं? एमएमसी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सबसे स्वच्छ राज्य। सबसे कम स्वच्छ राज्य कोलकाता, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, ये सबसे कम स्वच्छ राज्य है। अगर सबसे कम स्वच्छ शहर की बात करें तो कोलकाता, आसनसोल, हावड़ा, ये तीनों पश्चिम बंगाल से लिया गया है, पता नहीं क्यों लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका स्वच्छता सर्वेक्षण का रिपोर्ट है, इसको आप लोगों ने देखा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ना है वो ये है आपका कि भारत का सबसे पुराना जीवित शहर जो है वडनगर, जहाँ से मोदी जी आते हैं शायद, उसको घोषित किया गया है। पता है इसके बारे में कुछ? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। वडनगर गुजरात का, हाँ, क्या है कहानी इसका? ये कलकत्ता जो है सर वो सबसे सुरक्षित शहर घोषित हुआ है सर। किसको? मतलब महिलाओं, कलकत्ता को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। हम लोग ये इस करंट अफेयर को पढ़ने के बाद जो है ना, हिस्ट्री का बहुत सारा कॉन्सेप्ट बदल जाने वाला है, ठीक है। अभी बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे पुराना जीवित शहर जो है वडनगर गुजरात को बताया गया, सबसे पुराना जीवित शहर। इसको समझिए, जैसे कि भारत में कुछ हड़प्पा के भी शहर है, म्यूट कर लो मकान, हड़प्पा के भी बहुत सारे मतलब कि साइट्स है ना, जैसे राखीगढ़ी हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, लेकिन उसमें से कोई भी एक भी जो ऐसा शहर नहीं है जो कि जीवित है। वडनगर एक ऐसा शहर है जो कि जीवित मानव बस्ती है, जिसका पुरातात्विक उत्खनन हुआ है। इसको जो है कि इसका उत्खनन IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इनके द्वारा किया गया है। और इस अध्ययन में ये पता चला है कि हड़प्पा काल के बाद संस्कृति की निरंतरता को रखते हुए पुरातात्विक प्रमाण को जो है कि दिया है
और यह पुरातात्विक प्रमाण अंधकार युग की धारणा को चुनौती देने वाला है। कैसे देने वाला भी अच्छे से समझा रहा है। अब बताइए, हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? हड़प्पा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बीच में जो है कि कुछ दिनों तक का अंधकार युग पढ़ा जाता है। 2400 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक पढ़ते हैं ना जी। उसके बाद उसके बीच में पढ़ते हैं ना अंधकार युग का कॉन्सेप्ट, कि इसमें कोई मानव बस्ती का क्या था नहीं था किसी को पता नहीं चलता। यस और नो? यस सर। ये पढ़ रहे हैं ना कि 2400 से लेकर 1800 1700 तक हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें प्री हड़प्पन था, आपको पोस्ट हड़प्पन था, सारा चीज पढ़ लेते हैं। हड़प्पा खत्म हो जाने के बाद फिर क्या पढ़ते हैं? कुछ दिनों तक जो है कि अंधकार युग चला था, किसी को कुछ नहीं पता। उस बीच में थोड़ा सा चालकोलिथिक पीरियड के बारे में जिक्र होता है, जिसमें कि दामाबाद इमाम गांव वगैरह महाराष्ट्र को जो है उसका जिक्र आता है। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री ऐसे ही ना पढ़ते हैं। अब आप समझिए कि इसमें इस सर्वेक्षण के आ जाने के बाद इसमें बताया गया है कि 1400 ईसा पूर्व मानव बस्ती जो है कि वडनगर गुजरात में था। मतलब कि हड़प्पा संस्कृति जब खत्म हो रही थी उसी समय कोई बस्ती फिर जो है कि बसा था। हड़प्पा के बारे में तो कहा जाता है कि या तो वो भूकंप से या बाढ़ से या फिर आर्यों के आक्रमण के बाद जो है कि हड़प्पा खत्म हो गया था, किसी को कुछ पता नहीं है उसके बाद क्या हुआ। लेकिन ये रिसर्च बता रहा है कि यहाँ 1400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी पूर्व तक मानव बस्ती बसी थी। इसका साक्ष्य का पता चला है। ये अध्ययन जब कंप्लीट हो जाएगा तो पता चलेगा आपको कि भारतीय पुरातत्व इतिहास में जो हम लोग अंधकार युग पढ़ते थे वो अंधकार युग नहीं पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि हड़प्पा जैसे जैसे खत्म हुआ तो वडनगर के क्षेत्रों में जो है कि आकर के मानव बस्ती सेटल हो गई थी। इस चीज को पढ़ेंगे। उसके बाद ये भी पढ़ेंगे कि जो भारत में जो मानव बसावट है वो 5500 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही है और वो मानव बसावट लगातार चली आ रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था हड़प्पा खत्म हो जाने के बाद मानव बसावट खत्म हो गया था। ये भी पढ़ेंगे हम लोग कि उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया था। और 5500 वर्षों से भारत में जो सांस्कृतिक निरंतरता थी, जो सांस्कृतिक कल्चरल कंटिन्यूएशन था, उसका संकेत ये अध्ययन जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोगों को पता चलेगा। इस वडनगर शहर में जहाँ से मोदी जी आते हैं, ये जब इसका खनन किया गया तो यहाँ पता चला कि यहाँ पे मानव बस्ती थी। जैसे हड़प्पा में मानव बस्ती था उसी तरीके से वडनगर में भी आज से 1400 साल पहले कोई मानव बस्ती बसी हुई थी। इस बात का प्रमाण यहाँ पे मिला। इसके बाद यहाँ पे जो है कि जब खुदाई चली है तो मिट्टी के बर्तन, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि लोहे के वस्तु जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ से बहुत पुराने बौद्ध मठ वगैरह, जो बौद्ध मठ होता है ये सब भी निकला है, लेकिन वो बौद्ध मठ उस समय का नहीं है क्योंकि बहुत धर्मी नहीं था उस टाइम पे। उसके बाद जो है कि कुछ शासकों ने वहाँ पे राज भी किया था। इस चीज को भी जान लेना है। इंडो ग्रीक शासक जो 100 ईसा पूर्व तक थे तो वहाँ पे उसी वडनगर में जो है कि उन्होंने राज किया था। उसके बाद जो है कि इंडो सीरियन शासक जो आए थे उन्होंने 400 ईस्वी तक वहाँ पे राज किया था। उसके बाद फिर जो है कि गुप्त हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, प्रतिहार हो गया, चावड़ा हो गया, ये लोगों ने भी 930 ईस्वी तक जो है कि वहाँ पे राज किया था। सोलंकी और चालुक्य राजवंश का शासन 1300 ईस्वी तक वहाँ पे रहा था। फिर संतलत काल में 1680 ईस्वी तक जो है कि संतलत काल का वहाँ राज रहा था। फिर गायकवाड़ों का जो है कि गायकवाड़ के अंदर चला गया था ये वडनगर का डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद फिर ब्रिटिश का अधीन हो गया और अभी जो है कि स्वतंत्र भारत में मोदी जी के डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये जाने जाते हैं। तो ये बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। सबसे पुराने जीवित शहर का कोई सबसे पुराना जीवित शहर इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई भी शहर जो हड़प्पा का है वो जीवित नहीं बचा है, मतलब कोई कंटिन्यूएशन में नहीं है, लेकिन ये उस समय से जो शहर है वो तब से आज तक चला ही आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अंकुर, कुंदन, आशुतोष, चंदन, ममता, उमाकांत, प्रियंका, अभिषेक, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं कि अर्जेंटीना ने यह घोषणा किया है कि हम ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको पता है अर्जेंटीना का जो नया राष्ट्रपति आया है ना, जेवियर माइली, इन्होंने ये घोषणा किया है कि हम ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं क्योंकि इसमें चाइना है और वो साम्यवादी ताकतों के खिलाफ है ये राष्ट्रपति। इसीलिए उन्होंने ये घोषणा किया है कि हम जो है कि ब्रिक्स में शामिल होने का जो योजना था उस पर वापस आना चाह रहे हैं, उसमें हम मतलब कि नहीं शामिल होंगे। आपको पता होगा कि अगस्त 2023 में जब अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है कि मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना, ध्यान से नाम याद रखेंगे, मिस्र,
इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और क्या कहते हैं सऊदी अरब एवं अर्जेंटीना। कितना देश हो गया? 6 हुआ। मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, अर्जेंटीना। 6 हुआ। ठीक है। जी जी इस हो गया सर। इस 6 के 6 देशों ने ये बोला था कि हम जो है कि ब्रिक्स में शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन साउंड इसी इको। बीच हाँ ठीक है, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने घोषणा किया कि हम जो है कि शामिल नहीं होंगे। तो आपको अब आप बताइए कि जब अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ तो ब्रिक्स में 5 देश नए शामिल हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? वही है मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरब। यूएई, सऊदी अरब। हो रहा है आवाज। इको होगा, म्यूट कर लें तो नहीं होगा। ठीक है। और उसके पहले जो है कि ब्रिक्स में और भी बहुत सारे देश हैं, पहले से आपको पता होना चाहिए, तो इसके नाम से ही है BRICS। आपको पता है कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका। हाँ जी सर। ये जो है कि पहले से ब्रिक्स में है। ब्रिक्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जान लेनी है आपको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बात जो बता रहे हैं इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। कि क्योंकि एक बार जो है कि इसी तरीके से किसका बैठक तो हुआ था, हाँ G7 या किसी का था बैठक, और उसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ये कितने % आबादी को कवर करता है, सकल घरेलू उत्पाद में इसका कितना हिस्सा है, वैश्विक व्यापार में इसका कितना हिस्सा है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा था, इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ब्रिक्स जो है वैश्विक आबादी का 41% कवर करता है, ब्रिक्स का देश। ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में 24% हिस्सा रखता है, और वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी जो है कि 16% है। ब्रिक्स ब्रिक्स का जो है कि कुछ शुरुआत भी किया गया है, जैसे कि एक तो आपको NDB जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है 2014 से ही बना हुआ है, जिसका मुख्यालय शंघाई में स्थापित है। ये आपको पता होगा NDB के बारे में। एक जो टेक्नोलॉजी जब रशिया यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ था उसमें एक टेक्नोलॉजी बड़ी चर्चा में थी, आपको पता होना चाहिए कि स्विफ्ट भुगतान प्रणाली, ये बहुत चर्चा में था। स्विफ्ट भुगतान प्रणाली ये क्या होता है, किसी को है आइडिया? बोलिए एक अंकुर। देश से दूसरे देश में जो मुद्रा का प्रवाह होता है उसी के माध्यम से होता है। और यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय स्विफ्ट से रूस को बाहर कर दिया गया था। देखिए, मुद्रा का जो प्रवाह होता है उसमें स्विफ्ट क्या करता था, स्विफ्ट सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन देता था कि हाँ आप भारत से भेजना चाह रहे हैं, पैसा ब्राजील में भेजना चाह रहे हैं, भारत के फलना व्यक्ति का ये नाम है, ये बैंक अकाउंट है, और ये पैसा ब्राजील में जा रहा है, ब्राजील के इस बैंक में इसका नाम और ये अकाउंट नंबर जो है कि है। बस यही कंफर्मेशन वो देता था स्विफ्ट। और इससे क्या होता था कि स्मूथली पैसा एक देश से दूसरे देश के बैंक में ट्रांसफर हो जाता था। ठीक है। तो चूंकि स्विफ्ट जो भुगतान प्रणाली है उससे रूस को हटा दिया गया है, अलग कर दिया गया है, उससे उसकी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, आपको पता होना चाहिए। तो ब्रिक्स वाले चाह रहे हैं कि ये अमेरिका और क्या कहते हैं यूरोप वालों का क्यों हम दबाव झेलें, तो अपने स्तर से ही एक जो है कि स्विफ्ट के तरीके का कोई वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम का विकास किया जाए। जैसे कि NDB क्यों बनाया गया, वर्ल्ड बैंक तो था ही, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में जो है कि अमेरिका का दबदबा है, यूरोप का दबदबा है, उससे जो है कि उबरने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि अपना एक बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक, कि हम लोग भी लोन देंगे। इसी तरीके से जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है उसके बदले ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, एक पेमेंट सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सेम टू सेम वो स्विफ्ट की तरह ही काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो है कि एक जो है कि इनके पास है आकस्मिक आरक्षिता व्यवस्था, जिसको कोई कॉन्टीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट बोलते हैं। ये जो है कि ब्रिक्स के जो देश हैं उसके लिए जो है कि क्या कहते हैं आकस्मिक के तरीके से आपदा वगैरह में लड़ने के लिए जो है कि ये व्यवस्था करता है, कुछ पैसों का जो है कि इसमें व्यवस्था किया जाता है। तो ब्रिक्स समूह का विस्तार हो गया है। ब्रिक्स समूह में 5 नए देश जुड़ चुके हैं। 5 नए देशों का नाम आपको याद होना चाहिए, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात जिसको UAE बोलते हैं, और सऊदी अरब। ये 5 देश शामिल हो चुके हैं ब्रिक्स में। ठीक है। अर्जेंटीना, वहाँ के राष्ट्रपति जेवियर माइली थे, उनका शामिल नहीं होने का एक ही कारण है कि वो चीन के राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है, जिनपिंग। तो जिनपिंग साहब से बहुत चिढ़ते हैं, उनकी उनकी नीतियों के जो है कि वो सख्त खिलाफ हैं, इसलिए जो है कि वो शामिल नहीं हुए। तो ये था ब्रिक्स व्यवस्था के बारे में। उसके बाद जो है कि एक रिपोर्ट आई है आपकी असर की रिपोर्ट, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। आपको पता है ये हर साल ये रिपोर्ट आती है। जानते हैं प्रथम फाउंडेशन क्या है? बताइए कोई।
विद्यालय में बच्चों के नामांकन और इसी से संबंधित कुछ है। प्रथम फाउंडेशन जो है कि एक एनजीओ है, ठीक है, और ये ग्रामीण शिक्षा और शहरी शिक्षा विद्यालय में बच्चों के नामांकन इस पे जो है कि रिपोर्ट जारी करती है। खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के ऊपर इनका रिपोर्ट जो है कि फोकस्ड रहता है, और ये 14 से 18 वर्ष के बच्चों के ऊपर जो है कि केंद्रित होकर के रिपोर्ट बनाते हैं, और उसकी जो है कि पठन पाठन की गतिविधियां और बुनियादी पढ़ाई शिक्षा और व्यवहारिकता, पढ़ने में गणित की क्षमताओं इत्यादि पर जो है कि डिजिटल जागरूकता, कौशल विकास पे चर्चा करता है, वो बताता है कैसे कैसे बता रहे हैं। तो असर सबसे पहले क्या है कि ये एक शिक्षा रिपोर्ट है। असर का फुल फॉर्म वही होता है कि एनुअल एजुकेशन स्टेटस रिपोर्ट, एनुअल एजुकेशन स्टेटस रिपोर्ट ऐसे ही करके इसका फुल फॉर्म है। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट इसको बोला जाता है। ये प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इन्होंने जो है कि इस बार का जो शीर्षक रखा है बियॉन्ड बेसिक नाम से, एक शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि 14 से 18 वर्ष के 86.8% बच्चे, यानी कि 86.8% बच्चे किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में जरूर नामांकित हैं। ये रिपोर्ट चार युवाओं के पढ़ने पर 4 बिंदुओं पर जो है कि जिक्र करता है। 4 बिंदु में से पहला बिंदु तो यही है कि बच्चे बुनियादी कितना पढ़ पाते हैं, गणित कितना बना पाते हैं, और अंग्रेजी में उसकी कितनी क्षमताएं विकसित हुई है। दूसरा, वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि रोजमर्रा के गणनाओं में बुनियादी कौशल में जो है कि बच्चे सक्षम है या नहीं है, लिखित निर्देशों को पढ़ पाते हैं कि नहीं, समझ पाते हैं कि नहीं, छोटा मोटा पाठ वगैरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वित्तीय गणनाएं कर पाते हैं कि नहीं, वास्तविक जीवन में जो है कि जोड़ घटाव वगैरह कर पाते हैं कि नहीं। इस चीज पे ये रिपोर्ट फोकस करती है। तो इस बार इन्होंने बताया है कि हाँ, ये इस तरीके से बच्चे कर पाते हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि जो असर फाउंडेशन ने रिपोर्ट जारी किया है, 86.8% बच्चे किसी न किसी शैक्षिक संस्थान में नामांकित हैं। और अब बच्चे जो है कि भारत के बच्चे, अधिकांश छात्र जो है कि प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा की ओर भी बढ़ रहे हैं। ये इस रिपोर्ट का इस बार का हाईलाइट है। क्यों? क्योंकि कोरोना पीरियड जब आया था तो ये बताया जा रहा था कि प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चे छूट गए हैं वो दोबारा कभी स्कूल नहीं लौटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो बच्चे दोबारा स्कूल भी लौटे, और जो है कि बच्चों का स्कूल छोड़ना, जो एक शंका था कि स्कूल छोड़ देंगे बच्चे, वो गलत साबित हुआ है। बच्चे स्कूल में हैं और वो पढ़ रहे हैं। लेकिन साथ साथ रिपोर्ट ये भी कहता है कि 25% ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लास 2 का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं। 50% ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब कि 5 क्लास तक का जो अंकगणित होता है वो भी नहीं बना पाते हैं। तो ये मूलभूत शिक्षा की कमी को उजागर करता है, और इस पे जो है कि काम करने की जरूरत है। तो ये हमारा था असर का रिपोर्ट। ये हर साल आता है, ये आपको पढ़ना है। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी देख लेते हैं। जैसे एस्टोनिया है, एक देश है, इन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया है। एस्टोनिया एक देश है, इन्होंने क्या किया है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया है। ठीक है। 52 साल के कार्यकाल के पश्चात डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने राजगद्दी छोड़ने का फैसला किया है, और वो यूरोप में रहने वाली सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पहली रानी बनी है। डेनमार्क एक देश है जहाँ की राजा रानी वाला काम अभी भी चल रहा है। मतलब कि वो उसके जो क्या कहते हैं, स्टेट हेड होता है, वो इलेक्टेड नहीं होता है, वो राजा वाला सिस्टम चल रहा है। तो डेनमार्क की महारानी थी मार्गरेट द्वितीय, उन्होंने राजगद्दी छोड़ने का फैसला किया है। संयोग कि अभी तक वो मरी नहीं है, अभी भी जिंदा ही है। तो उसमें नया राजा जो है कि अभी गया, उसका भी नाम आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मार्गरेट द्वितीय कहाँ की रानी थी? डेनमार्क की रानी थी। 52 वर्षों के बाद उन्होंने क्या किया है, गद्दी छोड़ने का फैसला लिया है, और यूरोप में वो सबसे लंबे समय तक राज करने वाली रानी बनी है। उसके बाद एक जो है कि मटबरी हाँ, मटबारी बंदरगाह नाम से फेमस था। ये बताइए कि मटबारी बंदरगाह किस देश में है? इसके बारे में चर्चा करना है अभी। मटबारी बंदरगाह का नाम सुने? नहीं। ये बांग्लादेश का बंदरगाह है। ठीक है। और ये बांग्लादेश का पहला बहुत गहरा समुद्री बंदरगाह है। ठीक है। ये क्यों चर्चा में, और हम लोग बांग्लादेश के बंदरगाह को क्यों पढ़ रहे हैं, वो हम देखने के लिए जा रहे हैं। कि मटबारी बंदरगाह जो है कि बांग्लादेश का पहला गहरा समुद्री बंदरगाह है, जो कि जापान के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां भी आर्थिक विकास के संभावनाओं को देखा जा रहा है।
क्योंकि बांग्लादेश से अगर कुछ कोई चीज एक्सपोर्ट होता है, बांग्लादेश से हमारा फ्रेंडली नेशन है, तो जो त्रिपुरा वगैरह है उस जगह के जो और भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उसका भी माल वहां से एक्सपोर्ट होगा। और इसको विकसित कौन कर रहा है? तो जापान देश जो है कि इसको विकसित कर रहा है। ठीक है, तो मटवारी बंदरगाह अगर आ जाए न्यूज में तो आपको पता रहना चाहिए कि ये बांग्लादेश में है। चीन बहुत क्रांतिकारी काम किया है कि चीन ने जो है कि मेगजियांग नामक एक क्रांतिकारी महासागरीय ड्रिल जहाज पेश किया है। ये क्या करेगा ये समझो। सबसे पहले तो इसका नाम क्या है? मेगजियांग। इस तरीके के करंट अफेयर पूछे जाते हैं और 68वीं बीपीएससी में पूछे गए थे कि ये एक महासागरीय ड्रिलिंग जहाज है। ये ड्रिलिंग जहाज मानव इतिहास में पहली बार ऐसा काम करने के लिए जा रहा है कि पृथ्वी की परत में प्रवेश करके मेंटल तक, वो है ना कोर मेंटल वगैरह जो आप पढ़ते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया है। अभी तक जो मैक्सिमम खोदा गया है पृथ्वी को, वो 12 किलोमीटर खोदा गया है। और इसका ये जो है कि ड्रिलिंग जहाज ये इतना दूर तक खोदेगा कि मेंटल तक पहुंचा देगा। तो इसके लिए वो जो है कि डिजाइन किया है। तो बहुत क्रांतिकारी काम कर रहा है चीन। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के ऊपर केस किया है, पता है? ये तो न्यूज पता होना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका एक देश है, उसने इजराइल एक देश है उसके ऊपर केस किया है। केस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया है और मामला ये कहा रहा है कि ये लोग जो क्या कहते हैं गाजा पर बमबारी कर रहे हैं, ये 1948 में हुए नरसंहार सम्मेलन के दायित्वों का उल्लंघन कर रहे हैं। और उस पर इजराइल के ऊपर दक्षिण अफ्रीका ने नरसंहार का आरोप लगाया है। ठीक है, क्या किया है दक्षिण अफ्रीका ने? इजराइल के ऊपर नरसंहार का आरोप लगाया है कि आप जीनोसाइड कर रहे हैं, वहां पे सीधा सीधा बमबारी कर रहे हैं गाजा पे। ये गलत बात है। 1948 का जो नरसंहार सम्मेलन है उसमें जो भी दायित्व दिए गए थे आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ही अजीब न्यूज आया है बांग्लादेश से कि मोहम्मद यूनुस का नाम आप लोग सुने होंगे शायद। मोहम्मद यूनुस को जानते हैं? यस सर। कौन थे? सर ये मुख्यमंत्री बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे वो क्या? मुख्यमंत्री वगैरह तो नहीं थे। बताइए। ये सर आप हम लोग जो कहते हैं ह्यूमन HDI जो हम लोग कहते हैं ना, उसके पहले ये प्रणेता थे और इन्होंने जो है अमर्त्य सेन और इसके साथ मिलकर के इसको दिया था। और इसको जी हाँ सर, मोहम्मद यूनिस ने जो है वहाँ पर कोऑपरेटिव, बांग्लादेश में कोऑपरेटिव एक जो है इनिशिएटिव चालू किया था, जिसके चलते वो काफी प्रसिद्ध भी हुए थे। बाकी सर आप बताओ। माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए काफी फेमस है। ये आप लोग जो पढ़ते हैं वो सही बताया इन्होंने कि क्या कहते हैं मोहम्मद यूनुस, ये इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये बांग्लादेश के बड़े अर्थशास्त्री हैं, जैसे हमारे यहाँ के अमर्त्य सेन जी हैं, वैसे जो है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग जो है कि के लिए बहुत फेमस ये अर्थशास्त्री है। इन्होंने गरीबी उन्मूलन अभियान के लिए भी बहुत काम किया था और गरीबी उन्मूलन अभियान के लिए ही इसको जो है कि 2006 में जो इसका माइक्रो फाइनेंसिंग का मॉडल था, उसके लिए कोऑपरेटिव बैंक वाला जो क्या कहते हैं मॉडल इन्होंने बनाया था, इसके लिए इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे और अभी हाल फिलहाल में श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए इसको 6 माह का कारावास का सजा सुना दिया गया है। ये आप सोच नहीं सकते हैं कि इतने बड़े नोबेल लॉरिएट को जेल का सजा काटना पड़ेगा। ईरान में पिछले साल जो है कि कुछ लोगों को, उसके बाद जो है कि यहाँ पे क्या कहते हैं बेलारूस का जो एक व्यक्ति था उसको भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, उनको भी इन्होंने जेल में डाला था। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात है। जैसे कि अमर्त्य सेन अगर सरकार विरोधी कुछ बात बोले और उसको किसी केस में फंसा करके जेल में डाल दिया जाए, ये तो बहुत गलत बात होगा। ये पक्का शेख और हसीना का कोई ना कोई चाल होगा, इसमें कोई शक नहीं हमको लग रहा है। तो ध्यान रखना है कि ये मोहम्मद यूनुस वही बांग्लादेश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। इनको 2006 में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, 2024 चीन तथा उत्तर कोरिया के बारे में बता रहे थे। जब 1937 में बिहार में जब चुनाव हुआ था तो बिहार के जो मुख्यमंत्री कुछ टाइम के लिए बने थे वो मोहम्मद वो दूसरे हैं। मेरे नाम वही था सर। ये बांग्लादेश के। चलिए, 2024 चीन और उत्तर कोरिया क्या कर रहा है पता है? मैत्री वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, उसको मना रहा है वो। 2024 चीन और उत्तर कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाएगा, ये दोनों दोस्त बनेगा। तो आप सोच के देखिए कि कौन कौन लोग दोस्त बने जा रहे हैं।
एक चीज और बताइए, 2025 को जो है कि संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष घोषित किया है? 2025 को संयुक्त क्वांटम ईयर, हाँ क्वांटम विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी ईयर, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईयर 2025 को घोषित किया है। ये प्रस्ताव किसने दिया था? अफ्रीकी देश घाना द्वारा ये पेश किया गया था प्रस्ताव, ठीक है। और इसका लक्ष्य यही है कि क्वांटम विज्ञान के महत्व के बारे में जनता को जागरूकता बढ़ाना है। और 2024 जो है कि किस तरीके के वर्ष के रूप में गुजरा है जो यूएन का अंतर्राष्ट्रीय केमिकल्स ईयर, जी सर। और 2023 क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है कि भारत ने ही प्रस्ताव रखा था, ठीक है। ये 2024 ध्यान में रखना क्या है, है भैया? 2025 क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ईयर। हम्म। म्यूट करके रखेंगे तो इसको नहीं होगा। सर 2024 का क्या सर? क्या बोल रहे हैं? 24 कौन सा वर्ष? अंतर्राष्ट्रीय ऋतु का वर्ष मैडम। क्या बोले नहीं समझ में। देखिए म्यूट कीजिए, सब लोग बोलते हैं। 2025 जो था क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का वर्ष घोषित किया गया है 2025। 2024 जो है अंतर्राष्ट्रीय केमिकल्स ईयर्स के रूप में इसको घोषित किया गया था, और 2023 जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया था। 2024 अंतर्राष्ट्रीय केमिकल्स ईयर के रूप में इसको घोषित किया गया, ठीक है। क्लियर है? जी 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 सर। चलिए कुछ और करंट अफेयर देख लेते हैं। एक बिहार से आपका बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। 2024 में कौन दो देशों के बीच में दोस्ती हुआ? वो चीन और उत्तर कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है। चीन और उत्तर कोरिया मैत्री वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है। एक सेकंड में कट करता हूँ, आपको बताइएगा। तो प्रति किलो 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जितना भी आपका होगा बाजरा, उसके हिसाब से जो है कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये जो है कहाँ का है योजना? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, और इसका उद्देश्य यही है कि जो श्री अन्न का खेती करेगा किसान, जो मोटा अनाज उगाएगा, उसको उसके उत्पादन के हिसाब से प्रति किलो 10 रुपया के हिसाब से उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बेचना उचना नहीं है। आपने जैसे मान लीजिए कि 50 किलो उगाया, तो प्रति किलो 10 रुपया के हिसाब से 500 रुपया आपको आपके खाते में सरकार ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। ये प्रोत्साहन राशि हो गया आपका, समझ गए। ये जो है कि इसका राजस्थान सरकार का योजना था, सॉरी मध्य प्रदेश सरकार का योजना क्या था? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना। और राजस्थान सरकार की योजना का जो नाम बदला गया है उसको क्या किया गया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, रसोई योजना कर दिया गया है। उसके बाद आपको पता होगा कि एक बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है, और ये बालिका सैनिक स्कूल जो है कि कहाँ पे खोला गया है? मथुरा वृंदावन में। बालिका सैनिक स्कूल ये खोला गया है मथुरा वृंदावन में, और ये जो है कि इस स्कूल का नाम है संविदा गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, इसका नाम ही है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, और ये जो है कि मथुरा के वृंदावन में इसको खोला गया है। तो ध्यान रखिएगा कि अब बालिका सैनिक स्कूल भी खुलना स्टार्ट हो गया है, और ये पहला बालिका सैनिक स्कूल है। अगला न्यूज गुजरात से है आपका, कि गुजरात के में जो है कि 2024 से पहले जो मतलब 1 जनवरी 2024 था ना, उस दिन गुजरात के 108 स्थानों पर 50,000 से अधिक लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया, और एक साथ सूर्य नमस्कार करने के कारण जो है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम गया है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत महसाना जिले में जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है वहीं से किया गया था। तो ये सूर्य नमस्कार 50,000 से अधिक लोगों ने किया है, और इसका जो है कि अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो एक देश है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान क्या किया है? हिम तेंदुए को, हिम तेंदुआ होता है ना स्नो लेपर्ड, उसको आधिकारिक तौर पर राष्ट्र का अपना प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक होता है ना, उसको घोषित कर दिया है। जैसे क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का क्या है? कंगारू है, उसी तरीके से किर्गिस्तान का क्या बन जाएगा? हिम तेंदुआ, धन्यवाद। ठीक है।
उसके बाद फ्रांस में म्यूट कर लो आपके। फ्रांस में जो है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाला है, आपको ये पता है। इसने क्या किया है, आगंतुकों के लिए डिजिटल शेंगन वीजा जारी किया है। मतलब कि वो वीजा जो है डिजिटली ही सैंक्शन हो जाएगा आपका, और ऐसा करने वाला ये पहला यूरोपीय देश बन गया है। सिर्फ और सिर्फ वो आगंतुक जो है कि पेरिस ओलंपिक के लिए आ रहे हैं और दूसरे के लिए नहीं। जो फ्रांस में पेरिस ओलंपिक कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है, 1-1.5 महीने में ये स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो पेरिस ओलंपिक जो होगा फ्रांस का 2024 वाला, उसका जो है कि उसमें डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला जो है कि पहला यूरोपीय देश कौन बना है, फ्रांस बन गया है। नेपाल ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी किया है और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि हे मेरे नेपाली नागरिक, आप में से कोई लोग भी रोजगार के लिए रूस और यूक्रेन की यात्रा पे नहीं जाइएगा, उस पर हम प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। ठीक है, युद्धग्रस्त दोनों क्षेत्र है, वहां पे अपने नागरिकों को नहीं भेजा जा रहा है। कारण हो क्या रहा है कि एक मिशनरी का आप नाम सुने होंगे जो कि भाड़े का सैनिक होता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में बहुत लोग रूस के तरफ से और बहुत लोग यूक्रेन के तरफ से भाड़े का सैनिक बन के वहां पे लड़ने के लिए जाते हैं, और उसमें जब तक वो लड़ते रहते हैं तब तक तो उसको पेंशन क्या मतलब वेतन वगैरह देता है, जो भी पैसे मिलना होता है वो मिलता है। लेकिन अगर वो मर जाते हैं तो उसके बाद जो एक सैनिक का बेनिफिट होता है वो नहीं मिलता है उनको। ठीक है, तो इसलिए नेपाल ने अपने नागरिकों को दिया हिदायत दिया है कि रूस और यूक्रेन वहां पे आप जो है कि रोजगार के लिए नहीं जा सकते हैं, उसके यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, एक क्या कहते हैं न्यूज आया था, पपुआ न्यू गिनी एक देश आपको पता होना चाहिए। वहां पे दंगा फैलाने के कारण वहां की जो राजधानी है, पोर्ट मोरेस्वी राजधानी है ना उसकी, पपुआ न्यू गिनी की, वहां के पीएम ने जेम्स मेरापे जो है, पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्वी है और उसके पीएम है जेम्स मेरापे। उन्होंने आपातकाल की घोषणा की है। क्यों? क्योंकि उसके राजधानी में कुछ लोगों ने दंगा फैला दिया था और उसका कहना यही था कि जो पपुआ न्यू गिनी की पीएम है जेम्स मेरापे, उसको गद्दी छोड़ देना चाहिए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये छोटा छोटा देश है, उसमें यही सब कांड होते रहता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका कि इंडोनेशिया के जो कि पूर्वी तट है उसमें माउंट लोबो, ठीक है, ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया का जो पूर्वी तट है वहां पे माउंट लोबोटोबो ज्वालामुखी है, वो फटा है इस बार। और यह पर्वत जो लोबोटोबो है ये फ्लेयर द्वीप पे उपस्थित है इंडोनेशिया में। तो ज्वालामुखी के बारे में सवाल पूछा गया है, पहले भी पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे तो वहां पे जो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा कि माउंट लोबोटोबो ये कहाँ पे है। तो कई बार देश का ही नाम पूछ लेता सीधा सीधा, तो इंडोनेशिया जो है वहां पे ये है। अफ्रीकी देश है मेडागास्कर, आपको पता होगा, वहां पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था। मेडागास्कर जो है अफ्रीकी देश है, वहां पे एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था। उस चक्रवात का नाम जो है कि अल्वारो रखा गया था, और इस अल्वारो का नाम जो है, इसका नामांकन मोजाम्बिक द्वारा किया गया था। ठीक है, उस कटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है, अल्वारो है, और इसका नामांकन जो है वो मोजाम्बिक देश के द्वारा किया गया था। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार सरकार है, इन्होंने खेल को बढ़ावा देने के लिए एक पृथक विभाग बनाने का घोषणा किया है, खेल विभाग। ठीक है, इसकी स्थापना करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, और इन्होंने कहा है कि इससे पहले भी एक योजना चलता था, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत खिलाड़ियों को जो एक नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट खबर ये आई है कि बिहार में जो जल जीवन हरियाली मिशन चल रहा था, उसी अभियान के तहत सरकारी भवनों के छत के ऊपर सोलर प्लेट लगाए जा रहे हैं। जितने भी ब्लॉक हैं, स्कूल हैं या और भी कोई सरकारी दफ्तर है, उसके ऊपर जो है कि छत के ऊपर सोलर प्लेट लगाने जा रहे हैं। और ऐसा काम करने वाला बिहार देश का कोई इकलौता राज्य है जो कि अपने सरकारी भवनों के ऊपर जो है कि सोलर प्लेट लगाने जा रहा है। बिहार पुलिस जो है कि एक सेवा शुरू करता है, डायल 112, उसके बारे में आप लोग अगर डायल 112 जो है उसमें पूर्णिया ने सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन किया। ठीक है, तो डायल 112 में सबसे अव्वल जिला कौन बना, पूर्णिया बना। उसके बाद आप देखिए कि बिहार पुलिस द्वारा
बिहार पुलिस ने क्या किया था कि 1 जनवरी 2024 को मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया। इस मिशन के तहत क्या था कि नए साल में दर्ज सभी आपराधिक कांड का अनुसंधान 75 दिनों में ही पूरा कर लिया जाए। मतलब अगर कोई अपराध होता है, उसमें जो भी पुलिस अपना जांच रिपोर्ट वगैरह जारी करती है, बनाती है, उसको जो है कि 75 दिनों के अंतर्गत ही पूरा कर लिया जाए। उसके लिए जो है कि इन्होंने मिशन लॉन्च किया था बिहार पुलिस के द्वारा, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको पता है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग जो है कि वो ऑनलाइन सुनवाई करता है। तो ऑनलाइन सुनवाई के मामले में बांका जिला जो है अव्वल रहा है। ठीक है। और आपको मैंने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जो आया था, उसमें पटना और सुपौल ये 2 ऐसे जिले हैं जिसको कि बिहार से कचरा मुक्त शहर का मतलब कि दर्जा इसको दिया गया है। पटना और सुपौल में जो है कि कोई कचरा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ दर्जा ही है। कचरा तो होगा ही होगा, ये गारंटी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि पटना और सुपौल को स्वच्छता सर्वेक्षण में कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है। और पटना जो है गंगा किनारे स्थित शहरों में 6ठे स्थान पे स्वच्छता के मामले में आया। दरभंगा का एक मेजर मृणाल है, ठीक है, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवार्ड के लिए चुना गया है। दरभंगा का कौन है? मेजर मृणाल इसका नाम है। उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए चुना गया है। एक रिपोर्ट आप लोग पढ़े होंगे कि नीति आयोग ने एक चर्चा पत्र निकाला था। उसके अनुसार बताया था कि पिछले 9 वर्षों में देश भर के 24.82 करोड़ लोग, यानी कि करीब करीब 25 करोड़ लोग क्या हुए हैं? गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। तो आपको इसमें ये बताना है कि इसमें से बिहार के कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, उससे बाहर आ चुके हैं। तो बिहार के कितने लोग इससे बाहर आए हैं? क्या किसी को पता? पूरे देश में 24.82 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। बिहार से 3.77 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, बहुआयामी गरीबी से जो है बाहर आ चुके हैं। ये डेटा आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कि बिहार से कितने लोग जो है कि नीति आयोग के हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। तो 3.77 करोड़ लोग बिहार से बाहर निकले हैं। और पूरे देश स्तर की बात करेंगे 24.82 करोड़ लोग जो है कि वो गरीबी रेखा से क्या हुए हैं? बाहर निकल गए हैं। धारावी पुनर्निर्माण योजना स्टार्ट हुआ है। ये धारावी कहाँ है? मुंबई से। सर गुजरात में है सर। जी नहीं, मुंबई में है। एशिया का उसको सबसे बड़ा स्लम बोला जाता है धारावी को। वो जो झुग्गी बस्ती है उसका पुनर्निर्माण होगा, उसका नवीनीकरण किया जा रहा है। उसको जो है कि अच्छे से फिर से उसको बसाया जाएगा। इसके लिए जो है कि 2 लोग हैं, एक महाराष्ट्र सरकार और अडानी समूह, इस दोनों ने मिलकर धारावी पुनर्निर्माण विकास योजना का काम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है कि एक क्या कहते हैं अभियान चलाती है, जिसके तहत कि उसको बोला जाता है इंटर ऑपरेशन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें जो है कि बहुत सारे अदालतें हैं, पुलिस है और फोरेंसिक लैब, ये इंटीग्रेटेड है तीनों। इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये सुप्रीम कोर्ट का एक जो है कि प्रयोग है। इसके तहत अदालत, पुलिस और जेल का फोरेंसिक प्रयोगशाला जो भी है, सब एक साथ है, मतलब कि इंटरकनेक्ट कर दिया गया है। इसका उपयोग किया जाता है वही क्या अपराधी को पकड़ने में। तो उत्तर प्रदेश जो है कि इस मामले में टॉप किया है। और जो अंतिम खबर है आज का वो ये है कि प्रधानमंत्री जी अयोध्या में मीरा मांझी के घर का दौरा किया। आपको पता है कि वहां उसके यहाँ जाके चाय भी पिए थे मोदी जी ने। और उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़वीं लाभार्थी उसको घोषित किया गया है। और उसको पता है कि मोदी जी जिस दिन गए तो उससे एक दिन पहले उसको सिलेंडर मिला था। ये ध्यान रखना है कि 10 करोड़वीं लाभार्थी उज्ज्वला योजना में हो चुका है। और यूपीआई जो एनपीसीआई ने पेमेंट सिस्टम बनाया था, उसकी दैनिक भुगतान की सीमा बढ़ा दी गई है। अधिकतम दैनिक भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए तक कर दी गई है। मतलब एक दिन में यूपीआई से 1 लाख रुपए तक अब ट्रांसफर हो सकता है। शिक्षा और अस्पताल संबंधित जो भुगतान अगर आपको करना है यूपीआई से, तो आपको जो है कि 5 लाख रुपए तक मैक्सिमम भुगतान आप कर सकते हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है कि जो गवाह देता है ना, कई बार गवाह जो देने के लिए जाता है उसको मार भी देता है लोग, उसको बहुत सारा खतरा होता है।
किसी के अगेंस्ट में अगर गवाह देंगे, अगर वो गंभीर अपराधी है तो गवाह को ही निपटा देता है, आप लोग जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है कि गवाहों को संरक्षण देने के लिए गवाह संरक्षण योजना इसका शुरुआत करने के लिए जा रहा है, और इससे क्या होगा कि उसको पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह ठीक ठाक तरीके से जो है कि प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जनवरी महीने के लगभग आधे महीने के करंट अफेयर के बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए। खास करके जो इकोनॉमिक्स के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको तो कवर किए ही किए, साथ के साथ और भी बहुत सारे टॉपिक कवर मैंने कर दिया है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे आप लोग, और करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि बहुत जरूरी है। तो 30-35 क्वेश्चन करंट अफेयर से कई बार आ जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपको याद नहीं रहा, और वो करंट अफेयर एक दिन में याद नहीं होता है, ये भी बात आप जानते हैं। तो जरूर आप लोग करंट अफेयर पढ़िए। जैसे कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, याद है किसी को? देखें जरा, पूछिए, बताओ तो। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है?